मैं आप में से हर स्टूडेंट से कहूँगा कि इस डेफिनेशन को ज़रा रीड कीजिए, शाबाश। चलें, आप लोग रीड कर रहे हैं, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। इफ़ वी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, कैपिटल वी मीन्स वेक्टर स्पेस, इज एनी वेक्टर स्पेस एंड एस, एस यानी कि आपके पास ये क्या होगा, एक सब स्पेस होगा, एस इक्वल टू v1 v2 अप टू vn इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस v। यानी कि हमारे पास ये क्या है, एक सब स्पेस है जो कि इस वेक्टर स्पेस का एक हिस्सा है। देन द सब स्पेस एस इज कॉल्ड बेसिस फॉर v इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर डिफाइंड, या इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस होल्ड। यानी कि किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को बेसिस होने के लिए ये दो कंडीशन का जस्टिफाइड करना लाजमी है। अगर ये दोनों कंडीशन किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए डिफाइंड होती हैं तो वो हमारे पास बेसिस होगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फ्लॉप होती है तो वो बेसिस नहीं होगा। ये देखें, मैं अभी आप लोगों से शुरू में कह रहा था कि ये जो बेसिस टॉपिक है ये प्रीवियस दो टॉपिक का एक मिक्सचर है। तो आप देख रहे हैं पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, जो आपके पास सब स्पेस एस है दैट मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये बिल्कुल हमारा पिछला टॉपिक है लीनियर इंडिपेंडेंट का। आप में से हर एक के दिमाग पर बिल्कुल फ्रेश होगा कि लीनियर इंडिपेंडेंट के क्या मतलब होता है। ज़रा बताइए बेटा, क्या मतलब होता है लीनियर इंडिपेंडेंट का? सर जिसके सोल्यूशन आएंगे सोल्यूशन सेट वो ट्रिवियल होना चाहिए। वेरी गुड। क्या नाम बेटा? समीर। समीर, एक्सलेंट समीर। यानी कि एक हमारे पास अगर सेट ऑफ वेक्टर्स हैं या एक लीनियर सिस्टम है या फिर एक मैट्रिक्स है, अगर उसके हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशंस ट्रिवियल आते हैं, यानी पॉइंट होगा और पॉइंट ओरिजिन पर होगा, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। आपको अच्छी तरह याद होगा, ये प्रीवियस टॉपिक ही है। तो जब भी हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस आएंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो मतलब बेसिस होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास एक लीनियर सिस्टम होना चाहिए। उस लीनियर सिस्टम का हम सोल्यूशन सेट निकालेंगे। सोल्यूशन सेट का जो आपके पास नेचर होगी वो सिर्फ क्या होना चाहिए, पॉइंट, और पॉइंट होना चाहिए ओरिजिन पर, यानी ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए। सिंपल। और दूसरी कंडीशन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, एस स्पेंस वी, यानी कि जो आपके पास सब स्पेस है वो वी पर क्या होना चाहिए, स्पेन होना चाहिए, ये जनरेटेड होना चाहिए। अब स्पेन की कंडीशंस हर एक को मालूम है, स्पेन क्या होता है, कौन बताएगा ज़रा मुझे बताइए। जी बेटा। सेक्शन सी, स्पेन। कंसिस्टेंट। वेरी गुड। स्पैनिंग के लिए लाजमी है कि जो सिस्टम आपके पास है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा उसी के तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। जिसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे वो इनकंसिस्टेंट होगा, वो तो कभी स्पेन करेगा ही नहीं। क्योंकि आप लोगों को याद होगा स्पेन के लिए मैंने आप लोगों को सिंपल कंडीशन बताई थी, टू जनरेट, टू डेवलप। यानी डेवलपमेंट या आप किसी चीज़ को जनरेट हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर उसका कोई सोल्यूशन बनता हो। जब सोल्यूशन बनता ही नहीं है तो हम उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसको आप जनरेट कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो स्पेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंट। और स्पेन की डेफिनेशन और इसकी जो लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम कंप्यूटेशन करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, इस दो स्टेप इसके बताए थे। पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन हम एक लीनियर सिस्टम बनाते हैं, और अगले स्टेप के अंदर हम उस लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन सेट चेक करते थे कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, स्पेन करेगा। अगर इनकंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो स्पेन नहीं करेगा। तो यानी कि जब हम कंसिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट लिखा ये मैंने, एग्जिस्ट सॉल्यूशंस। यानी कि स्पेन करने के लिए सॉल्यूशन सेट का एग्जिस्ट करना लाजमी है। यानी सिंपल सी बात है, अगर लीनियर इंडिपेंडेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब भी तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से स्पेन के लिए, अब ये जो इन दोनों के कॉमन जो हमारे पास कंप्यूटेशन है उनको हम एक बार करेंगे। एक बार इसको हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन के अंदर लिखेंगे। हमें सोल्यूशन के अंदर कंप्यूटेशन के जो स्टेप्स हैं उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बेसिस जो टॉपिक है, यानी कि इन फ्यूचर अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्रीवियस टॉपिक पर डिपेंड करते आएंगे। यही चीज़ मैंने आप लोगों को पहले दिन से समझाया था कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर यही खूबसूरती है कि जो हम चैप्टर नंबर 1 या पीछे हम पढ़ते जाते हैं वो इन फ्यूचर आने वाले टॉपिक्स पर कहीं ना कहीं वो डिपेंड कर रहे होते हैं, आने वाले टॉपिक्स। तो ये जो बेसिस का टॉपिक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 100% जो हमने पहले पढ़ा है उन्हीं टॉपिक्स पर डिपेंड करता है। यानी बेसिस की दोनों कंडीशंस ही वही हैं जो हमने पहले अलग अलग 2 टॉपिक पढ़े हैं। यानी इसकी पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जो सब स्पेस है वो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि जो भी आपके पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो ट्रिवियल होना चाहिए। और सोल्यूशन सेट के लिए आपको मालूम है कि दिमाग पर पहली चीज़ आनी चाहिए कि आपके पास एक लीनियर सिस्टम होना चाहिए। और लीनियर अगर सिस्टम गिवन नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी जानते हैं कि हम एक लीनियर सिस्टम डेवलप कैसे करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं। बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कम्बिनेशन हम किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स का एक लीनियर सिस्टम बना सकते हैं। तो ये देखें, ये छोटी छोटे स्टेप्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको दिमाग पर रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। और दूसरी कंडीशन आपके सामने स्पैनिंग के लिए भी आपको मालूम है कि एक कंसिस्टेंट सिस्टम होना चाहिए, यानी कि नॉन होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द सिस्टम बनेगी यहाँ पर। यानी कि स्पैन के लिए हमारे पास जो लीनियर सिस्टम डेवलप होगा वो लाजमी तौर पर हमारे पास क्या बनेगा, नॉन होमोजीनियस बनेगा। ठीक है, इस नॉन होमोजीनियस से हम इसके सोल्यूशन सेट चेक करेंगे, अगर कंसिस्टेंट हुआ तो स्पैन करेगा, अगर कंसिस्टेंट नहीं हुआ तो ये स्पैन नहीं करेगा। और आप लोगों को याद होगा कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आप लोगों को एक कंडीशन हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट भी चेक करते हैं। अगर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास अदर देन 0 आता है तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये मैं तीर का निशान मारता हूँ, ये कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और ये स्पैन नहीं करेगा। डू नॉट स्पैन, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के कोई सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं होते हैं, तो इस बिना पर ये हमारे पास स्पैन भी नहीं करेगा जब हमारे पास इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल बार बार रिपीट हो रही हैं, आप लोग देख लीजिए। तो अब बेसिस का टॉपिक इससे रिलेटेड देखते हैं कोई क्वेश्चन, और उसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज पर जो क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बताइए, डेफिनेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? इसकी डेफिनेशन तो कुछ है नहीं, बल्कि इसकी हमारे पास कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं बस। बेसिस के लिए 2 कंडीशन आपने याद रखना है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैन करना चाहिए। इंडिपेंडेंट की कंडीशन आपको मालूम है और स्पैन की कंडीशन आपको मालूम है। तो ये लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक से आ रही है ये। अच्छा, क्या कह रहा है, शो दैट वेक्टर्स v1 R3 में मौजूद है, v2 भी R3 में मौजूद है और v3 भी R3 में मौजूद है। फॉर्म अ बेसिस फॉर R3। आपसे कह रहा है कि ये एक बेसिस R3 यानी 3 डायमेंशनल रियल स्पेस में डिफाइन करते हैं। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, हमने शो करना है इसको। तो चलें जी, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इनकी कंडीशन मालूम होनी चाहिए। तो सोल्यूशन के शुरू में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखें आपका जो सोल्यूशन लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, इसके अंदर इनिशियल स्टेप्स मिसिंग हैं। तो जो इनिशियल स्टेप्स मिसिंग है, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि जो स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है वो इनिशियल स्टेप्स को कभी भी मिस नहीं करेगा या नहीं करेगी। इनिशियल स्टेप्स को आपने लाजमी मेंशन करना है। तो चलें जी, सोल्यूशन के इनिशियल स्टेप्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम बताएंगे कि हमारे पास कितने सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। हम लिखेंगे वी हैव सेट ऑफ वेक्टर्स। वी हैव, हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास हैं 3। तो मैं लिख देता हूँ v1, v2 एंड v3। ये हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि बेसिस के लिए हमारे पास कंडीशन जो होती हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट और स्पैन की होती है, वो भी अभी हम मेंशन करेंगे। लेकिन हमें एक लीनियर सिस्टम चाहिए। अब लीनियर सिस्टम के लिए लाजमी हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक लीनियर सिस्टम चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन स्पेस के लिए। तो हम वी हैव के बाद हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट, दिस इम्प्लाइज दैट फॉर बेसिस, फॉर, क्योंकि हमारे पास सवाल जो है वो बेसिस का है, तो हम लिखेंगे फॉर बेसिस, फॉर बेसिस नंबर 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट
लीनियरली, ये मैं शॉर्ट करके लिखा हूँ, आप इसको पूरा लिखेंगे। आज मुझसे ये माउस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। लीनियरली इंडिपेंडेंट पहली कंडीशन हमारे पास होती है बेसिस के लिए, और दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है स्पैन। तो जो बेसिस की दोनों कंडीशन होती हैं वो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ टॉप पर। तो यही स्टेप्स आपने एग्ज़ाम के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जो बुक का तरीका है। इस तरह से शॉर्टकट में आपने सोल्यूशन नहीं बनाना, पूरा परफेक्ट सोल्यूशन बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास जो टॉपिक था बेसिस का, उसके लिए हमने दोनों कंडीशन लिखी। अब लीनियर इंडिपेंडेंट और स्पैन दोनों कंडीशन लिखने के बाद अब यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन या स्पैन का मतलब कंसिस्टेंट एंड मस्ट पॉजेस द सोल्यूशन सेट। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह आपको पहले से मालूम है। तो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इंडिपेंडेंट और स्पैन दोनों का हमारा जो ताल्लुक है वो सोल्यूशन सेट से है, और सोल्यूशन सेट जो बनता है वो एक लीनियर सिस्टम का बनता है। इसका मतलब है हमें सबसे पहले एक लीनियर सिस्टम चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं तो हम क्या करते हैं, वी सपोज दैट या वी लेट C1 C2 and C3 be the scalars and C3 be the scalars या belongs to F। मेरा माउस जो है ना वो सही काम नहीं कर रहा। आप लोग जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप सुनते हुए इसको लेक्चर बना लीजिए। मैं लिख भी रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हो जाए, बेहतर हो जाए। C1 C2 एंड C3 बी द स्केलर्स, बिल्कुल वही स्टेप्स जो आपने पहले से करते आए हैं। इसका मतलब है अब हम इसकी लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं। दिस सिंपलाइज दैट द लीनियर कम्बिनेशन विल बी, यहाँ पर लिखेंगे लीनियर कम्बिनेशन LC, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट करके, आप इसको पूरा लिखेंगे, लीनियर कम्बिनेशन विल बी। अब इसकी जो लीनियर कम्बिनेशन होगी डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या बनेगी, आपको मालूम है, फर्स्ट स्केलर इंटू फर्स्ट वेक्टर C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल टू 0। ये लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपके सोल्यूशन सेट यहाँ पर। अब द लीनियर कम्बिनेशन विल बी के बाद ये लिखेगा, ये फार्मूला, और इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक पहुँच गए बेटा सब? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर इस फार्मूले पर ज़रा आप लोग गौर करेंगे तो ये हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो है AX इक्वल टू 0 वाली फॉर्म है, यानी ये हमारे पास न होमोजीनियस फॉर्म ऑफ द सिस्टम है। और आप लोगों को याद होगा लीनियर इंडिपेंडेंस पिछला ही टॉपिक था जिसके अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जब भी हम लीनियर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे आपके पास जो सिस्टम बनेगा वो हमेशा हमेशा होमोजीनियस बनेगा। तो ये देखें, आपके पास ये जो सिस्टम बना है ये होमोजीनियस बना है। इसका मतलब है कि ये जो हमने लीनियर कम्बिनेशन की कंडीशन बनाई है वो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए बनाई है। तो लाजमी तौर पर ये जो हमने सिस्टम बनाया है इसका सोल्यूशन क्या बनना चाहिए, इसका सोल्यूशन ट्रिवियल होना चाहिए, तब जाकर ये क्या करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिफाइन करेगा। ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर, क्लियर। वेरी गुड। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखें, इसके बाद नीचे आपकी टेक्स्ट बुक का जो सोल्यूशन है उसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो अब हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगला स्टेप में C1 इंटू V1 की जगह V1 की वैल्यू लिखिए। शाबाश, मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोग करते जाइए क्योंकि आप लोग ये काम पहले से करते आए हैं। 1,2,1 प्लस C2 इंटू V2 की जगह V2 की वैल्यू लिखिए। शाबाश, और V2 हमारे पास है 290 एंड प्लस C3 इंटू V3 हमारे पास है 334। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, हमने क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 वेक्टर है इसको भी हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, सेइंग दैट x कंपोनेंट इज 0, y कंपोनेंट इज 0 एंड z कंपोनेंट 0, ओवरऑल ये इक्वल टू 0। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा आपको अच्छी तरह मालूम है, C1 को मल्टीप्लाई करेंगे x कंपोनेंट से, प्लस C2 को मल्टीप्लाई करेंगे x कंपोनेंट से, प्लस C3 को मल्टीप्लाई करेंगे x कंपोनेंट से। तो तीनों x कंपोनेंट को हम एक साथ रखेंगे, फिर तीनों y कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे, फिर तीनों z कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे। करिएगा ज़रा, तो ये हमारे पास होगा C1 प्लस 2 इंटू C2, ये हमारे पास होगा 2C2, मैं ये x कंपोनेंट को कंबाइन कर रहा हूँ, प्लस 3 इंटू C3।
तो ये लीजिए, ये हमने तीनों x कंपोनेंट को हमने कंबाइन कर दिया 3c3 प्लस, क्योंकि अब हर एक के बीच में प्लस है तो हमारे पास कॉमा नहीं है तो हम लिखेंगे प्लस। अब हम तीनों y कंपोनेंट को कंबाइन करते हैं, 2 इंटू C1 2C1, और यहाँ पर होगा 9 इंटू C2 प्लस 9C2 प्लस 9C2 प्लस, और यहाँ हमारे पास होगा 3 इंटू C3, ये होगा 3C3। अब हम तीनों z कंपोनेंट्स को कंबाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो 1 इंटू C1, ये होगा सिंपली C1, और दूसरे वाले वेक्टर में आपके पास जो z कंपोनेंट है वो 0 है, 0 इंटू C2, ये 0 होगा, 0 हम एडिशन में लिखते नहीं है, और हमारे पास होगा प्लस, थर्ड वेक्टर के अंदर 4 है, 4 इंटू C3, 4C3, और ये इक्वल टू 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये ब्रैकेट क्लोज। अब डियर स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास x कंपोनेंट है, इसको राइट हैंड साइड के x कंपोनेंट से इक्वेट करते हैं, तो ये लीजिए, ये क्या होगा, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इक्वल टू 0, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इक्वल टू 0। ये लीजिए, ये ऑन इक्वेटिंग के बाद ये इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग, सर डिटरमिनेंट -1 आ रहा है इसका, -1 आ रहा है, वेरी गुड, परफेक्ट। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। जब कंसिस्टेंट है तो फिर हमें इसका सोल्यूशन सेट भी निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन सेट ट्रिवियल होते हैं या नहीं होते हैं वो भी चेक करना पड़ेगा। यानी कंसिस्टेंट का मतलब ये आपके मुताबिक एक कंडीशन पूरी हो गई, ये स्पेन करेगा, क्योंकि आपने कहा डिटरमिनेंट -1 आ रहा है, ठीक है। तो चलें, अभी जो स्टूडेंट्स जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं वो मेरे साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने लिखा ऑन इक्वेटिंग करेंगे तो x कंपोनेंट को मैंने 0 से कंप्यूट किया, तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई, और मैं y कंपोनेंट को 0 से कंप्यूट करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन गई, और मैंने z को, यानी कि z हमारे पास क्या था, C1 प्लस 4C3, तो ये देखें C1 प्लस 4C3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए आप जो ज़रा गौर कीजिए इस सिस्टम पर, तो ये हमारे पास Ax इक्वल टू 0, हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम बन गया, जो कि यहाँ ऊपर भी आप लोगों को मैंने मेंशन करके बता दिया था। ये लीजिए यहाँ पर कि ये हमेशा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस सिस्टम होना चाहिए। तो ये लीजिए हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस होमोजीनियस सिस्टम के क्या कैलकुलेट करते हैं, सोल्यूशन सेट चेक करते हैं कि हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट होगा क्या ये ट्रिवियल होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये एक चीज़ अच्छी तरह सुन लीजिए, ये चीज़ मैं बारहा रिपीट कर चुका हूँ, क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम है, तो होमोजीनियस सिस्टम लाजमी तौर पर ये कंसिस्टेंट होगा, ये सिस्टम लाजमी तौर पर कंसिस्टेंट होगा। अब मैं आप में से हर स्टूडेंट से कहूँगा कि इसकी आप मैट्रिक्स बना लीजिए। मैट्रिक्स तो ये बनी हुई है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ। अब जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपने उसी को फॉलो करना है, इसी तरह आपने अपना सोल्यूशन बनाना है। नाउ ये देखें, अगर मैं इस होमोजीनियस सिस्टम की कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लूँ या आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लूँ, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम में तो दोनों की बात एक ही है, तो ये देखें हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 2 3 2 9 3 एंड 1 0 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। अब इस पर हम ऑपरेशन लगाते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो ये देखें, ये लीडिंग वन के नीचे 0 करेंगे, तो ऑपरेशन लगा लीजिए, जल्दी से मुझे बता दीजिए ये ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। शाबाश, 2r1 माइनस 2r1 प्लस r2, और -1r1 प्लस r3। तो ये होगा 1 2 3 और ये 0, -2 से -4 ये 5, -2 से ये होगा -6, तो ये -3, और -1 प्लस 1 0, और ये होगा -2, और ये होगा 1। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, 5 को लीडिंग 1 बना लीजिए, तो 1/5 टाइम्स r2 कीजिए। शाबाश, जल्दी से मुझे सोल्यूशन निकाल के बता दीजिए। सर ट्रिवियल नहीं आ रही, ट्रिवियल नहीं आ रही है सर 1 सेकंड रुका, मैं बताता हूँ।
ओके ओके ओके, कंप्लीट कीजिए, शाबाश। तो 1 जब हम 5 करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, और ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा -3/5। ट्रिवियल है सर, 0 0 आ रहे थे। 0 आ रहा है, कंफर्म कीजिए शाबाश। अब देखें सेक्शन सी वालों, ये मैं क्लियर कट बताऊं, अब किसी का रो ऑपरेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर अब भी कोई गलती करता है और मुझे गलत सोल्यूशन बताता है, तो फिर वो अल्लाह ही हाफिज़ है। इतना कुछ करने के बाद जब से हमने लीनियर अलजेब्रा शुरू किया है, तब से अब तक हम कहीं ना कहीं रो ऑपरेशन डिस्कस करते आए हैं। ठीक है, तो अब अगर किसी की गलती होती है तो फिर वो अपने आप पर खुद जो है ना वो थोड़ा सा एहसान करे कि थोड़ी प्रैक्टिस की तरफ आ जाए, अदरवाइज जो है ना फिर कुछ नहीं हो सकता। ट्रिवियल तो है ये सर। ठीक है जी, ठीक है बेटा, देख ट्रिवियल है कंफर्म कर सर, लेते हैं। ट्रिवियल होना चाहिए। देखें ट्रिवियल है। ये लीडिंग वन के नीचे 2 को 0 करेंगे, -2 को, सॉरी -2 को 0 करने के लिए 2R2 + R3 कर लेते हैं। तो इसको मैं अगले पेज में लेके जाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा, इसको मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, 2R2 + R3, नेक्स्ट स्टेप। तो एक क्वेश्चन को हम कंप्लीटली सोल्व करते हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये हमारा होगा 1 2 3, पहली रो तो अनचेंज रहेगी, 1 2 3। दूसरी रो भी अनचेंज रहेगी, जिस रो पर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो भी अनचेंज रहती है, सबको अच्छी तरह मालूम है। 0 1 ये होगी -3/5, और ये 3/5, ये 0, ये +2 -2, यहाँ पर भी 0। अच्छा, अब यहाँ पर हम जब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -6/5, -6/5 + 1, -6/5 + 1। ज़रा एलसीएम निकालते हैं, तो ये होगा -6 + 5/5, तो ये -1/5। सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हम लीडिंग वन बनाने क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -5R3 कर देते हैं। जब -5R3 करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा, यानी जो हमारे पास रिजल्टेड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 2 3। और मैं बहुत स्लो लिख रहा हूँ क्योंकि माउस मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है आज। तो आई होप, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मुझसे पहले, बहुत पहले सोल्यूशन बना करके आराम से बैठेंगे और अपने सोल्यूशन को टेली करेंगे आप लोग। 0 0, ये लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी लीडिंग वन। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गई रिजल्टेड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, यानी ये हमारे पास रो इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई। अब जब रो इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनाते हैं। तो हम देखते हैं ज़रा, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाते हैं। तो R1 से इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, तो ये होगा C1 + 2C2 + 3C3 = 0 एंड =0 3C3। और ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई, बल्कि 1 हमने पहले दे दिया था, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। और जो हमारे पास रो 2 है उसमें से इक्वेशन बनेगी, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, तो ये होगा C2 - 3/5C3, 3/5C3 = 0, क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो R3 है वहाँ से आप देखिएगा तो हमारे पास C3 = हमारे पास एक यूनिक वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 0। ये लीजिए, अब इस C3 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से C2 आ जाएगा। 3 इम्प्लाइज दैट C2 हमारे पास आ जाएगा 0, C2 = 0। अब C2 0 और C3 0, दोनों को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास C1 भी आ जाएगा क्या, 0, यानी 2 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट C1 = 0। तो ये लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमने कंफर्म कर लिया कि हमारे पास जो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम बना था उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, ट्रिवियल आ गया। तो हम एक कंक्लूजन लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट C1 = C2 = C3 = 0, यानी तीनों अननोन की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है 0। तो आपको मालूम है जब भी किसी भी सिस्टम के तीनों अननोन की वैल्यू 0 आती है
तो इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल। शाबाश। ट्रिवियल। Hence trivial solution is obtained। अब मैं वर्डिंग बहुत कम लिख रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए ये वर्डिंग पूरा लिखिए क्योंकि मुझे यहाँ लिखने में बड़ा मुश्किल हो रही है। तो आप लिखिएगा ट्रिवियल सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। अब ये पूरा लिखिएगा, मैं सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन लिख के छोड़ देता हूँ। ट्रिवियल सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, दिस इम्प्लाइज दैट जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है लीनियर इंडिपेंडेंट दैट इज़ वेरीफाइड, यानी हम लिखेंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड VERI, क्योंकि हमें प्रूफ करना था तो हमने यहाँ पर वेरीफाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वेरीफाइड, वेरीफाइड लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बेसिस की पहली कंडीशन थी उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया, इसको हमने कंफर्म कर दिया, इसको हमने प्रूफ कर दिया कि इसकी पहली कंडीशन वेरीफाई हो रही है, पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। हमने इसका विद डिटेल विद इसका प्रूफ हमने ये वेरीफाई कर दिया कि यस इट पॉजेस द ट्रिवियल सोल्यूशन, देयरफॉर वी आर सेइंग विद प्रूफ दैट इट डिफाइंस द लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर्म। तो पहली कंडीशन हमारे पास हो गई वेरीफाई। अब इसी क्वेश्चन के हम आते हैं दूसरी कंडीशन पर। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है? बेसिस होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्पेन करना चाहिए। स्पेन। तो अब ज़रा मुझे सोच के बताइए, क्या ये सिस्टम स्पेन करेगा या नहीं करेगा? यस करेगा। जब आपके पास इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको क्या दे रहा है? जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है तो ये जो आपके पास से नॉन होमोजीनियस सिस्टम बनेगा, ये वाला, ये जो इसके राइट हैंड साइड पर मैं डेफिनेट मार्कर यूज़ करता हूँ ताकि हर एक को ज़रा क्लियर हो जाए। ये चीज़ आपको अच्छी तरह मालूम है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, जब हमने बेसिस का टॉपिक पढ़ा था, आप लोग अपने लेक्चर नोटबुक पे देख सकते हैं, जब हमने बेसिस पढ़ा था तो आप लोगों को मैंने ये बताया था कि स्पेन, जब हमने स्पेन पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि स्पेन के लिए जो लीनियर सिस्टम है वो हमेशा नॉन होमोजीनियस बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्पेन के अंदर हमारे पास नॉट स्पेनिंग वाली कंडीशन भी आती है, और नॉट स्पेनिंग यानी कि इनकंसिस्टेंस हमारे पास जो सिस्टम बनता है वो हमेशा नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर बनता है। होमोजीनियस सिस्टम तो हमेशा हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। अब ये जो सिस्टम हमारे पास है ये है AX = B वाली फॉर्म। ये अब हमारे पास क्या है? एक नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है। अब ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और ये इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आ गया, अगर वो ट्रिवियल आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मैट्रिक्स का, अगर इसमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ले लूँ तो ये देखें, ये जो A11 एंट्री वहाँ पर लीडिंग 1 बन चुका है, A22 एंट्री पर लीडिंग 1 बन चुका है, और A33 एंट्री पर लीडिंग 1 बन चुका है। अब ये जो मैं बन चुका है ये कहाँ से कह रहा हूँ? वो मैं यहाँ से कह रहा हूँ। ये लीजिए, A11 एंट्री पर हमारे पास लीडिंग 1 बन चुका है, A22 एंट्री पर लीडिंग 1 बन चुका, A33 एंट्री पर लीडिंग 1 बन चुका। अब अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये A33 एंट्री पर लीडिंग 1 नहीं होता तो अब हम क्या कह सकते थे? हम कह सकते थे कि जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम बनेगा वो इनकंसिस्टेंट बनेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, वो किस तरह से, अगर किसी की समझ में नहीं आई तो मैं थोड़ा क्लियर करूं। अब जिसने चैप्टर 1 की प्रैक्टिस की होगी डेफिनेटली, या लेक्चर सही से सुना होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस A33 एंट्री को यहाँ पर 1 की जगह मैं 0 कर दूँ, अगर मैं इसको 0 कर दूं, अब अगर मैं इसको एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम बना दूं, यानी कि आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम में पहली वैल्यू B1 है, दूसरी वैल्यू B2 है और तीसरी वैल्यू B3 है यहाँ पर। तो अब ज़रा देखिएगा, अगर मैं ऑपरेट किए बगैर भी ज़रा मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूँ तो मेरे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका रैंक होगा 2 और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक होगा 3। तो जब भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से कम होता है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। ये आपको मालूम है कंडीशन सारी। तो ये देखें, इस तरह से हम क्लियर कट विदाउट सोल्यूशन बता सकते हैं कि ये सिस्टम हमारे पास इनकंसिस्टेंट बनेगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को ये कंडीशंस याद नहीं आती एग्ज़ाम में, या कंफ्यूज होता है यार कि मैं जो कंडीशन लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ ये सही भी है या गलत है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो सिंपली क्या काम कीजिए, यहीं आपके पास जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम आपकी स्क्रीन के सामने अभी नज़र आ रहा है, इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लीजिए। इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मीन्स 1 2 3 B1, 293 B2, 104 B3, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनी। इस पर रो ऑपरेशन लगा दीजिए, रो ऑपरेशन लगा के देख लीजिए आपके पास ये कंसिस्टेंट होता है या फिर इनकंसिस्टेंट होता है।
हाँ, अगर आपको कंडीशन याद है तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये आपके पास लाजमी तौर पर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अब अगर चले मैं इसको और क्लियर करके बता देता हूँ, यानी इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको कि स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास से बेसिस के लिए अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन है वो अगर ट्रिवियल आता है तो लाजमी तौर पर 100% गारंटी के साथ जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा स्पेन के लिए वो लाजमी कंसिस्टेंट होगा। यानी कि प्रोवाइडेड बशर्ते कि आपके पास जो सोल्यूशन आया हो वो ट्रिवियल आया हो। अगर ट्रिवियल नहीं आया हो तो फिर वो कभी भी आपके पास कंसिस्टेंट होने की गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ट्रिवियल सोल्यूशन आया हो आपके पास होमोजीनियस पार्ट से, जो लीनियर इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन है उसमें से अगर आपको ट्रिवियल सोल्यूशन आ चुका है तो 100% गारंटी है कि जो नॉन होमोजीनियस आपके पास सिस्टम बनेगा स्पेन के लिए वो कंसिस्टेंट होगा। बात क्लियर हो रही है बच्चों? Yes, sir. Clear. जी सर। ठीक है, थैंक यू। लेकिन अगर आपके पास जो लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए जो होमोजीनियस सिस्टम है इसका ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं बन रहा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्पेन के लिए नॉन होमोजीनियस सिस्टम है उसको हमें चेक करना पड़ेगा, उस पर भी हमें रो ऑपरेशन लगा करके देखना पड़ेगा। यानी आपको थोड़ा सा कंप्यूटेशन के अंदर काम थोड़ा बढ़ जाएगा कि जो अब आपके पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम है उस पर भी रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया, जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया, तो अब हमें स्पेन के लिए दोबारा कंप्यूटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर हम कंक्लूजन लिखेंगे। अब कंक्लूजन किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ तक आप लोग पहुँचे होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन तक। यहाँ तक सबने लिख दिया था बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब इसका मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा कंक्लूजन किस तरह से लिख रहा हूँ मैं। तो हम क्या लिख रहेंगे, दिस सिंपलाइज दैट द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी। अब इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल आंसर लिखते हैं। ए एक्स द एक्स ए एक्स इक्वल टू, ये मैंने द लिखा हुआ है, टी एच ई, द ए एक्स इक्वल टू बी फॉर कंडीशन नंबर 2 दैट इज स्पेन। तो बस मैं फॉर स्पेन लिख देता हूँ। जब मैं स्पेन लिख रहा हूँ तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए मैं बेसिस की कंडीशन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 हम वेरीफाई कर चुके हैं। द ए एक्स इक्वल टू बी यानी नॉन होमोजेनियस सिस्टम फॉर द कंडीशन नंबर 2 स्पेन मस्ट बी consistent must be consistent because trivial solution is obtained, because trivial solution is obtained। अगर ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो लाजमी तौर पर नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम भी कंसिस्टेंट होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट द कंडीशन नंबर 2 एस स्पेंस वी। एस क्या हो गया भाई, एस स्पेंस वी इज कन्फर्म्ड, इज वेरीफाइड, इज प्रूफ लिख देते हैं, बल्कि इज प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा पहली कंडीशन लीनियर इंडिपेंडेंट हमने वेरीफाई कर दिया, दूसरी कंडीशन स्पेन हमने वेरीफाई कर दिया। तो हम लिखेंगे हेंस बेसिस प्रूव्ड, हेंस बेसिस प्रूव्ड। अब यहाँ पर आप चाहें तो हेंस प्रूव दैट V1 V2 एंड V3 फॉर्म बेसिस, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको और शॉर्ट करके लिखा है, आप अपनी वर्डिंग लिख सकते हैं जैसे आपको अच्छी लगे, अच्छी वर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को समझा दिया था
कि जैसी स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन की आप वैसे आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूड करेंगे। तो ये देखें आपका, ये मैं स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ अभी आपको, देखिएगा क्या कह रहा था, शो दैट द वेक्टर्स v1 v2 एंड v3 फॉर्म द बेसिस। अब इसका आप फाइनली कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हेंस प्रूव दैट वेक्टर्स v1 v2 एंड v3 फॉर्म द बेसिस फॉर R3। तो ये ज़्यादा एक अच्छा सा एक कंक्लूजन हो जाएगा, हेंस प्रूव दैट वेक्टर्स v1 v2 एंड v3 फॉर्म अ बेसिस फॉर R3। तो इसको मैंने मज़ीद शॉर्ट करके लिखा है हेंस बेसिस प्रूव्ड, हेंस बेसिस प्रूव्ड, कहाँ चला गया भाई कर्सर, फॉर R3, फॉर R3। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फॉर R3